दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोस्तों आज हम आपको क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है अपना क्वांटम संख्या या क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को कमेंट आप जरूर करें। बात करते हैं हम क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याओं की बात करते हैं। देखो क्वांटम संख्याएं ये कुछ संख्या हैं, संख्या होती है ना 1 2 3 ऐसे। क्वांटम संख्याएं जो होती हैं ये क्या काम आती हैं? क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में उपस्थित उपकोष, कक्षक, कक्षा। देखो ये परमाणु है, ये परमाणु का नाभिक है, ये क्या है? कक्षा। ये नाभिक और ये कक्षा। कक्षा के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहता है। परमाणु में कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में उपकोष होते हैं, उपकोष में कक्षक होते हैं और कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्वांटम संख्याएं हमको कक्षा की, उपकोष की और कक्षक की जानकारी प्रदान करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या है? क्वांटम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो कक्षा, उपकोष व कक्षकों, वे संख्याएं जो कक्षा, उपकोष व कक्षकों की जानकारी प्रदान करती हैं, जानकारी प्रदान करती हैं, नॉलेज प्रदान करती हैं। तो वे संख्याएं जो कक्षा के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर कक्षक की जानकारी प्रदान करती हैं दोस्तों, वे कहलाती हैं क्वांटम संख्याएं। ठीक है। और दोस्तों क्वांटम संख्याएं जो होती हैं दोस्तों ये 4 प्रकार की हैं। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की हैं? 4। एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है, ढंग से सुनो मेरे शब्दों को, एक होती है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या और नंबर 4 होती है चौथी चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। चार प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, नंबर 2 द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, और नंबर 3 है चुंबकीय क्वांटम संख्या, और नंबर 4 है चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस तरह से क्वांटम संख्या 4 प्रकार की है। हम इन चारों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले वीडियो को लाइक करो फिर आगे बात करेंगे हम। कई स्टूडेंट क्या है कि वीडियो को लाइक करने में उन्हें जोर आता है। जोर क्यों आ रहा है? लाइक करो फिर आगे पढ़ेंगे। एक काम करो, पहले इसे यहाँ तक नोट करो, फिर हम पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या। फटाफट नोट करो।
वीडियो को पॉज करके नोट करो। कर लिया? वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इन्हें नोट करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या की। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, मुख्य क्वांटम संख्या। तो मेरी बात सुनो, मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये कक्षा को प्रदर्शित करती है। ये परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये कक्षा है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो है ये कक्षा को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, n से। कराना अपन MBR बराबर NH/2π, तो n कक्षा को ही तो प्रदर्शित कर रहा है। नहीं पढ़ा? बहुत जगह। तो मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को प्रदर्शित करती है। यहाँ तक जो दोनों बात बोली मेरे, ये आराम से आपके समझ के आ गई होंगी। अच्छा, बोर इन कक्षाओं को मुख्य K, L, M, N से प्रदर्शित करता है। बोर परिकल्पना में मैंने बताया था कि बोर कक्षाओं को K, L, M, N से प्रदर्शित करता है, ... K, L, M, N, O, P ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ तक तो आपके आराम से समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया है। मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? कक्षा को, या कक्षा की जानकारी देती है ना। जैसे मैंने कहा n बराबर 5, मतलब मैं कौन सी कक्षा की बात कर रहा हूँ? 5वीं की। तो मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा की जानकारी देती है। सही है। जैसे मैंने बोला n बराबर 8, मतलब कौन सी कक्षा? 8वीं कक्षा। तो मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा की जानकारी देती है। इस टॉपिक को तो थोड़ा ढंग से पढ़ना, ये अजीब है। कक्षा की जानकारी देती है। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अच्छा, n का मान कितने से स्टार्ट होगा? 1 से। 1 से स्टार्ट होगा ना। आगे लिख सकते हैं, n का मान 1 से अनंत तक होता है। अरे n कक्षा ही तो दर्शा रही है, n किसको दर्शा रहा है? कक्षा को। तो कक्षा 1 से अनंत तक ही तो होती है, तो n का मान 1 से अनंत तक होता है। ठीक है। बोर के अनुसार बोर कक्षाओं को, बोर वैज्ञानिक था, बोर कक्षाओं को K, L, M, N ... से प्रदर्शित करता है। सही है। अच्छा, अपने बोर के अनुसार किसी कक्षा की त्रिज्या और ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ें क्या? तो बोर के अनुसार किसी कक्षा की त्रिज्या व ऊर्जा निम्न सूत्रों से ज्ञात कर सकते हैं। किसी कक्षा की त्रिज्या व ऊर्जा ज्ञात करने के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। त्रिज्या का फॉर्मूला पढ़ा होगा, 0.529 into
एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम इसका मात्रक है। ये त्रिज्या ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा था। किसी कक्षा की त्रिज्या और किसी कक्षा की ऊर्जा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मात्रक आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आपने दोनों फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है। ये किसी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करने का और ये किसी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करने का। अच्छा, ये फॉर्मूले क्या दर्शा रहे हैं? ये फॉर्मूले हमें ये शो कर रहे हैं कि जब n का मान बढ़ता है दोस्तों तो त्रिज्या बढ़ती है। मतलब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा की त्रिज्या, अरे n का मान जब बढ़ेगा तो r नहीं बढ़ेगी क्या? दोनों समानुपाती हुए ना एक तरह से, है। तो हम कह सकते हैं किसी परमाणु के लिए, तो किसी परमाणु के लिए तो z कांस्टेंट हो गया। जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो वहां तो z का मान, फिर हाइड्रोजन परमाणु की जब बात करेंगे तो z का मान तो 1 हो गया, फिक्स है परमाणु क्रमांक। तो किसी परमाणु के लिए n बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ेगी, मतलब पहली से दूसरी कक्षा की त्रिज्या अधिक होगी। यहाँ r है कक्षा की त्रिज्या, n है कक्षा की संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या है ये n, है ना। ऐसे ही जब n का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, है। मैंने आपसे कहा था प्रथम कक्षा की ऊर्जा -13.6, अपन जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ते हैं कक्षा की ऊर्जा बढ़ती जाती है। जैसे तुम खुद ही समझ लो, जैसे n का मान लो 1 है तो -13.6 आएगा हाइड्रोजन के लिए, z का मान 1 रखोगे, n का मान 1 है तो -13.6 आएगा। अब n का मान जैसे ही मैं 2 रखता हूँ तो 4 का भाग लग जाएगा, -3.4 आएगा। तो बताओ -13.6 बड़ा कि -3.4? -3.4 बड़ा है। तो आप बुद्धि लगा करके सोचो, दोनों ही चीजें हमें क्या कहना चाह रही हैं, दोनों फॉर्मूला ये कहना चाह रहे हैं, इसमें माइनस लग रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूं कि n का मान बढ़ने पर कक्षा की, n का मान बढ़ने पर किसी परमाणु के लिए n का मान बढ़ने पर मतलब कक्षा पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, जब जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कक्षा की त्रिज्या बढ़ेगी, कक्षा की ऊर्जा बढ़ेगी। बात को समझो ईमानदारी से। हम कह सकते हैं किसी परमाणु के लिए, किसी परमाणु के लिए n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर जैसे n का मान बढ़ेगा त्रिज्या बढ़ेगी, n का मान बढ़ने पर त्रिज्या व ऊर्जा दोनों बढ़ते हैं। मतलब पहली कक्षा से अधिक ऊर्जा होगी दूसरी की, दूसरी से अधिक होगी तीसरी की। तो यहाँ तक कोई संख्या आई, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, देखो दोबारा सुनो। मुख्य क्वांटम संख्या आप पढ़ रहे हो, मुख्य क्वांटम संख्या, तसल्ली से सुनो, पहले बात को पीछे लिखना। मैंने कहा मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को प्रदर्शित करती है, कक्षा की जानकारी देती है। मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। और n का मान 1 से कहां तक होता है? अनंत तक। बोर ने कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित किया था। ठीक है, बोर के अनुसार किसी कक्षा की त्रिज्या व ऊर्जा निम्न सूत्र से याद कर सकते हैं। और ये सूत्र हमें क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता है किसी परमाणु के लिए, उस परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ती जाती है और उस परमाणु की n का मान बढ़ने पर त्रिज्या भी बढ़ती है और उस कक्षा की ऊर्जा भी बढ़ती है। दोनों चीजों में वृद्धि होती है। तो आप दोस्तों यहां तक वीडियो को पॉज करें और आराम से इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं हम। पॉज करके लिखा करो, टाइम बचेगा अपना। मतलब आध घंटे की वीडियो में हम 1 घंटे का काम कर लेंगे अगर आप वीडियो को पॉज करते हो तो, और ब्लैक बोर्ड से उतारते हो तो बहुत टाइम लगेगा। बिना पॉज करे उतारोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वे पहले वीडियो को लाइक करें। ये आपने नोट किया।
अब मैं आगे बढ़ता हूं। अच्छा, किसी कक्षा में उपस्थित, देखो इधर, आपको पता ही है कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते नहीं होते? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में रहते हैं, ठीक है। तो किसी कक्षा में उपस्थित, मेरी बात को सुनना, पहले मैं जो लिख रहा हूं इसको समझना। किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस सूत्र से निकाल सकते हो, 2n²। तो किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। इसका मतलब क्या है समझ लो। पहली कक्षा, ऐसे कहूं n बराबर 1, समझ गए? मतलब पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे बताओ। पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, n का मान आप 1 रखोगे, 2 × 2 ही आएगा। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। ऐसे मैं कहूँ आपसे दूसरी कक्षा में, मतलब n बराबर 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आप बता सकते हो मुझे, फटाफट निकालो। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैंने कहा पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने, 2। इसका मतलब समझो, मैंने कहा पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हो सकता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हो सकते हैं, पर ये अधिकतम है। क्या पहली कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसी प्रकार दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², n का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, मतलब दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब मैं पूछता हूँ दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हो सकते हैं, अधिकतम 8। क्या दूसरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। समझ गए मेरी बात? n बराबर 3 में आप किसी भी कक्षा के लिए निकाल सकते हो। n बराबर 3 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालो, कितना आएंगे? 3 का स्क्वायर 18 है। चौथी कक्षा में बताओ अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 × 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और दूनी 32। समझ गए? अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप किसी परमाणु में कुल 28 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी परमाणु में कुल 28 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस परमाणु की कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बताइए। क्वेश्चन फिर सुन लो। किसी परमाणु में कुल 28 इलेक्ट्रॉन है, तो उस परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन उपस्थित बताइए। मतलब आपको ये बताना पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं। खुद का दिमाग लगाइए, यहां तक नोट करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो बताओ
पहली कक्षा में n बराबर 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? उसमें 2, अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, ऊपर लिख रहा है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दूसरी कक्षा में 8, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n², 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो 18 हो जाएंगे तीसरी कक्षा में। खुद की बुद्धि लगाओ। एक परमाणु में 28 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8, तीसरी कक्षा में 18 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 और 2 20 और 8 28। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। n बराबर 4 में 0 इलेक्ट्रॉन, समझ गए होंगे? नहीं आई मेरी बात समझ में? तो जब अगर 29 इलेक्ट्रॉन होते तो चौथी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होते? 1। भाई यहां तो ये तीसरी कक्षा पूरी हो गई, तो अगर मान लो होते 29 इलेक्ट्रॉन तो चौथी कक्षा में 1 आता। 30 इलेक्ट्रॉन होते तो चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते। समझ गए? नहीं आई समझ में? ठीक है, अच्छा आ गया। एक क्वेश्चन और देता हूं, लिख तो लिया, कर तो लिया आपने। क्वेश्चन है, एक परमाणु में 52 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने? 52 इलेक्ट्रॉन हैं, तो चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बताइए। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है? अरे ठीक है, कहाँ बताओगे? कमेंट बॉक्स में कि चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। खुद करो, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर इसको 2 मान लेते हैं, इसका आंसर बताना है। अब हम दूसरी क्वांटम संख्या की ओर बढ़ते हैं। ये तो अपने ने पढ़ी, कौन सी क्वांटम संख्या? मुख्य क्वांटम संख्या। अब अगली पढ़ेंगे हम द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसकी बात करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या की। यह कक्षा उपकोष को प्रदर्शित करती है। मुख्य क्वांटम संख्या तो कक्षा को, और यह क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? उपकोष को। उपकोष को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उपकोष को प्रदर्शित करती है। अच्छा, इस क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से, इसको स्मॉल l से। इस क्वांटम संख्या को, एक एक बात को सुनो और समझो, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अब इसका मान कितना होता है? n का मान तो 1 से, ध्यान करो, अनंत तक होता था। l का मान 0 से स्टार्ट होगा, उसका मान n का तो 1 से, l का मान 0 से n-1 तक होता है। l का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से n-1 तक। क्लियर कर लो, यहां तक कोई समस्या है क्या? 0 से n-1 तक होता है। जैसे n बराबर 1 के लिए, मतलब पहली कक्षा के लिए, उपकोष कक्षा के अंदर होते हैं, तो n बराबर 1 के लिए l का मान कितना आएगा? तो n बराबर 1 के लिए l का मान आएगा 0 से n-1 तक, मतलब 0 से n का मान 1 रखो, तो 0 से 1-1 मतलब 0 से 0 तक,
तो इसका मान 0 ही आएगा। 0 से 0 तक 0 ही तो हुआ। अच्छा, n बराबर 2 मतलब दूसरी कक्षा के लिए l का मान कितना आएगा? दूसरी कक्षा के लिए l का मान आएगा 0 से n-1। n का मान कितना रखोगे? 2। तो 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक मतलब 0 और 1। तीसरी कक्षा के लिए l का मान कितना आएगा? l का मान आएगा 0 से 3-1 मतलब 2 तक। तो 0 से 2 तक मतलब 0, 1 और 2। ठीक है। n बराबर 4 के लिए बात को समझना, बड़ी ऊटपटांग बात चल रही है। l का मान कितना आएगा? तो 0, 1, 2 और 3। अब एक बात और सुनो, तो n का मान 0 से n-1 तक होता है, हैं? n उसका l का मान 0 से n-1 तक, 0, 1, 2, 3 ऐसे कहां तक होता है? n-1 तक। l का मान 0 से n-1 तक होता है। 0 जो है ये उपकोष को प्रेस करता है, s उपकोष को। 1 p उपकोष को रिप्रेजेंट करता है, 2 d उपकोष को, 3 f उपकोष को। तो यहां तक याद रखें। l अगर l का मान 0 है मतलब कौन सा उपकोष? s उपकोष। मतलब पहली कक्षा में एक उपकोष है, एक उपकोष है पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष हैं, समझ लो। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष हैं, 0, 1, 2। और चौथी कक्षा में 4 उपकोष हैं। बात को समझो, पहली कक्षा में एक उपकोष है और वो कौन सा है? 0 का मतलब s उपकोष। दूसरी कक्षा में 2 उपकोष है, 0 और 1 मतलब s और p उपकोष। तीसरी कक्षा में 3 उपकोष है, चौथी कक्षा में 4 उपकोष हैं। समझ में बैठ रही मेरी बात? नोट करें। जल्दी लिखें। तो एक बात और आपके अगर समझ में आई हो, चौथी कक्षा में n बराबर 4 में 4 उपकोष हैं, तीसरी कक्षा में 3 उपकोष हैं। मतलब किसी कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होगी। 5वीं कक्षा में 5 उपकोष होंगे, तो किसी कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होगी। ये मुख्य क्वांटम संख्या ही तो है। बात को बहुत बुद्धिमानी से समझो। 8वीं कक्षा में 8 उपकोष, तो 8 क्या है? n है। तो किसी कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के समान होगी। सही है? तो ये बात भी मैं लिख सकता हूं। अपन लिख सकते हैं किसी कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या, किसी कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या कितनी होती है बताओ? किसी कक्षा में उपस्थित उपकोषों की संख्या कितनी होती है? n के समान होती है, या ऐसे लिख दूं n के समान होती है। बात को समझ जाना, n है मुख्य क्वांटम संख्या। n का मान 5 तो उपकोष 5। सही है? अच्छा, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं?
तो किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर 2 × 2l + 1, इतने होते हैं। याद रखें। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n²। याद है क्या? और किसी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 × 2। तो 0, l बराबर 0 मतलब कौन से उपकोष में? s उपकोष में। अरे 0 का मतलब s उपकोष। l बराबर 0 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे बताओ? मतलब s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? निकाल लो। l का मान 0 रखना है। 2 × 2 0 + 1, 0 हो गया। 2 और 1, 2 एकम 2, 2 ही आएगा। तो s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही आप निकाल सकते हो। l बराबर 1 मतलब कौन सा उपकोष? p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? l बराबर 1 का मतलब p उपकोष, p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकाल लो। 2 × 2 l का मान 1 है ना, +1, 2 और 1 3, 3 दूनी 6। तो p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। l बराबर 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? l बराबर 2 मतलब d उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 × 2, l का मान 2 + 1, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10। l बराबर 3 मतलब कौन सा उपकोष? f में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 × 2, l का मान 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14, 4 4 का अंतर चल रहा है, देख सकते हो। l बराबर 4 में 18। सही है, नोट करें। अब अपना इससे आगे वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो दोस्तों। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।